हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर 5 वंशों ने शासन किया था। तो उसका एक ट्रिक है याद रखने का। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, स्व से हो गया सैयद वंश, ल से हो गया लोधी वंश। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो, ग से गुलाब वंश, ख से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, स्व से सैयद वंश, ल से लोधी वंश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। इनका संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर था। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का दास था। तो जितने भी पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। वो कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। इनकी दानी प्रवृत्ति के कारण इन्हें लाख बख्श कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये एक मस्जिद है जो कि अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक का कोई भी इसमें योगदान नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में यह बनकर तैयार हुआ। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इनको चौथी मंजिल को क्षतिग्रस्त पहुंचने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने 2 और मंजिल बनवा दी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर था। तो चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी मृत्यु जो है चौगान की कीरा के दौरान अस्प से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश का शासनकाल जो कि 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा, बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने प्रथम राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था।
तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। दोस्तों इल्तुतमिश इसलिए हो जाएगा क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि या शासक की उपाधि धारण नहीं की, तो इसलिए इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। इन्होंने मलिक की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, यह सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की थी, इसलिए इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। जो कि बगदाद के खलीफा से फरमान मिलने के बाद इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसीलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। इसका शासनकाल जो 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक था। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते चंगेज खां भारत आ पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इल्तुतमिश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा क्योंकि इसी के शासनकाल में आया था, तो इसी का समकालीन हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। तो बी नंबर राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो वो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां ने मंगोलों में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश के शासनकाल सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो यह मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का शासनकाल 1266 ईस्वी से लेके 1286 ईस्वी तक था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसे उल्गू खां भी कह के पुकारते हैं। इनका जो वास्तविक नाम था वह बहाउद्दीन था। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बलबन के बारे में कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बलबन ने अपनाई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बलबन ने प्रारंभ किया था और बलबन ने सिजदा एवं पाबोस की
परंपरा शुरुआत की थी, इसको भी याद रखिएगा। नवरोज़ जो कि लगातार 19 दिन तक मनाया जाता है पर्व, जो कि फारसी पर्व है, जो कि ईरान का एक राष्ट्रीय पर्व है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवंत के संबंध में सही नहीं है? तो पढ़ते हैं, पहले चारों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये सही है। उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, नहीं दोस्तों ये गलत है। इक़्तिदारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। तो चलिए आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था, बिल्कुल सही है। तुर्कान ए चहलगानी जो है यह इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था, जो कि 40 तुर्क सरदारों का एक दल होता था। और 3 नंबर ऑप्शन, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, ये भी सही है। मात्र विद्रोह का दमन किया था, जो कि 1269 ईस्वी में किया था बंगाल विद्रोह का दमन बलबन ने। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इक़्तिदारी व्यवस्था बलबन ने प्रारंभ नहीं की थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बलबन ने कहा था। जो बलबन का शासनकाल था वो 1266 ईस्वी से लेके 1288 ईस्वी तक था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि नहीं दोस्तों, आज गुलाम वंश समाप्त हुआ। अगले दिन जो पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।